हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बी फिफ्थ सेम के पेपर नेशनल सिक्योरिटी के टॉपिक न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपको परमाणु युग की शुरुआत के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्या हुआ कि दूसरा विश्व युद्ध जो कि 1939 में शुरू हुआ और 1945 में ख़त्म हुआ। 1945 में दूसरा वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद परमाणु युग की शुरुआत हुई। आपको पता है, बीए सेकेंड ईयर में भी हमने अच्छे से पढ़ा है वर्ल्ड वार फर्स्ट और सेकंड के बारे में। तो क्या हुआ कि अमेरिका ने जब 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए, तो उन दोनों बमों से पहले इतना विनाशकारी कोई भी बम नहीं था कि जो कि विश्व में युद्ध में प्रयोग किया गया हो। और इन दोनों बमों के विस्फोट के बाद पूरा वर्ल्ड अचंभित था कि अमेरिका के पास ये ऐसी क्या घातक क्षमता है जो इसके इन दो बमों ने उस जापान देश के दो शहरों को बिल्कुल नष्ट कर दिया। आपको बताऊंगा मैं, जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था उसका कोड नेम था लिटिल बॉय, और जो 9 अगस्त 1945 को परमाणु बम गिराया गया जो नागासाकी शहर पर गिराया गया था उसका कोड नेम था फैट मैन। इन दोनों बमों के विस्फोट के बाद उन दोनों शहरों में इतनी बुरी तरीके से विनाश हो गया कि आज तक उस जगह पर ज़मीन में फसलें नहीं उत्पन्न होती हैं। इवन फसलें क्या, वहाँ के वातावरण में भी ऐसे हानिकारक विकिरण फैल गए जो कि हम शुद्ध वातावरण में जैसे सांस ले सकते हैं वहाँ पर हम उस तरीके से आज भी नहीं महसूस कर सकते। 1945 में जब ये विस्फोट हुए तो हिरोशिमा और नागासाकी शहर में बिल्कुल सब कुछ तहस नहस हो गया था। वहाँ पर ज़मीन, पेड़ पौधे, फसलें, घर, इंसान, जानवर, पशु पक्षी, सब चीज़ें बिल्कुल नष्ट हो गई और कुछ सालों तक तो वहाँ जनजीवन पनपना ही मुश्किल हो गया। इवन जो लोग बेसमेंट वगैरह में छिपकर अपने आप को बचा पाए उनको भी ऐसी ऐसी बीमारियाँ लग गई, क्योंकि पर्यावरण में जो विकिरण फैले उसमें सांस लेने से उनको ऐसी ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ा कि उनमें से बहुत सी तो आज तक भी लोगों के शरीर पे देखने को मिलती हैं। तो इस परमाणु युग की शुरुआत जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद हुई, और उसके बाद से वर्ल्ड के दूसरे देशों ने भी सोचा कि जब अमेरिका के पास हम ये परमाणु क्षमता है, परमाणु बम है, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है, तो हमारे पास भी ये होनी चाहिए। क्योंकि शीत युद्ध जो कि 1945 के बाद ही चला था और 1991 तक चला, जो कि एक तरफ तो पूंजीवादी अमेरिका और दूसरी तरफ साम्यवादी सोवियत संघ था। इन दोनों देशों के मध्य जो है शीत युद्ध चला हुआ था और इन्होंने पूरे वर्ल्ड में खुद को महारत हासिल करने के लिए अपने सभी भरसक प्रयास किए, चाहे वो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो अपनी अर्थव्यवस्था को उभारने की कोशिश हो, चाहे वो हथियारों का ज़्यादा से ज़्यादा जखीरा इकट्ठा करने की होड़ हो जिसको शस्त्रीकरण कहते हैं। इन सब चीज़ों ने मिलकर विश्व के वातावरण को ऐसा बना दिया जिसको आप ये नहीं मान सकते कि ये कब तक शांतिपूर्ण बना रहेगा। आज के टाइम में परमाणु युग की हम बात करते हैं तो वर्तमान में विश्व के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं। सबसे पहले अमेरिका ने इसको बनाया, उसके बाद रूस ने, फिर इंग्लैंड, फ्रांस, चाइना, भारत, पाकिस्तान। इस तरीके से जो आज वर्ल्ड में 9 न्यूक्लियर पावर वाले देश हैं, हम ये कह सकते हैं कि पूरे विश्व का दायरा जहाँ जहाँ पर ये देश हैं
ये पूरे विश्व के दायरे को कवर करते हैं। अगर भविष्य में कभी ऐसी स्थिति आई कि तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति आ गई तो ये कहना मुश्किल है कि कौन उसमें बच पाएगा। उसी समय जो है, हम अपने विषय पे आते हैं अब, भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति को बनाने से पहले हमारे देश ने एक अपनी खुद की एक थिंकिंग बनाई, कुछ सिद्धांत बनाए कि हम परमाणु क्षमता के बारे में कोशिश करेंगे, और हमने उसको प्राप्त भी कर लिया। परमाणु हथियार भी हमने बना लिए, परमाणु बम हमारे पास है, सारी चीज़ें हैं। लेकिन भारत ने अपने कुछ अलग से सिद्धांत बनाए कि जो कि वर्ल्ड के दूसरे देशों से अलग हैं, और यही भारत की परमाणु नीति है। क्या हुआ कि भारत ने सबसे पहले अपना परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 में किया, जो कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के पोखरण नामक जगह पर किया गया। और 18 मई 1974 में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर परमाणु क्षमता को हासिल कर लिया, जबकि हमारे जो पड़ोसी देश हैं, चीन, पाकिस्तान, चीन के पास हमारे से पहले ही परमाणु क्षमता हासिल है। और अब 1998 में जो है, चीन की मदद पाकर पाकिस्तान ने भी इस ताकत को हासिल कर लिया है। तो हमारे इस तरह के ऐसे पड़ोसी दो देश जो कि हमेशा ही भारत विरोधी नीति को अपनाते रहे हैं, हमेशा ही भारत का नुकसान करने की ताक में रहते हैं, ऐसे दो पड़ोसी देशों के होने के बावजूद हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी का मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। और इसको मजबूत आधार प्रदान करने के साथ साथ हमें इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के प्रति अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी में क्या ऐसा बदलाव किया है कि जो हमें दूसरों से विशेष बनाती हैं। हालांकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद से अब तक, खासतौर पर 1945 से 1991 के बीच विश्व के अंदर जो स्ट्रैटेजिक वातावरण बना हुआ था, सभी देशों के अंदर ताकत को हासिल करने की होड़, शस्त्रीकरण की होड़, खासतौर पे सोवियत संघ और अमेरिका की एक दूसरे से ताकतवर बनने की प्रतिस्पर्धा, इसके दौरान बहुत से ऐसे समझौते हुए, बहुत सी ऐसी संधियाँ हुई जो कि परमाणु नीति के ऊपर प्रभाव डालती हैं। कुछ ऐसी पक्षपातपूर्ण संधियाँ भी हुई जिनमें कुछ परमाणु शक्ति संपन्न देश ये चाहते थे कि ये ताकत हमारे पास तो रहे लेकिन इसको कोई और प्राप्त न कर पाए, लेकिन भारत ने उनका विरोध भी किया। जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, इसको, इस संधि के अंदर क्या था कि जो इसको हिंदी में बोलते हैं परमाणु अप्रसार संधि, इस संधि की जो शर्तें थी वो इस प्रकार से पक्षपातपूर्ण थी कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र चाहते थे कि हमारे पास तो ये ताकत रहे, लेकिन ये चीज़ अब विश्व में कोई और देश न प्राप्त कर पाए। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया और इसके ऊपर हस्ताक्षर करने से भी मना कर दिया, और यही चीज़ हमारी न्यूक्लियर पॉलिसी को दूसरे देशों से विशेषता प्रदान करती है। अब आगे पढ़ते हैं भारतीय परमाणु परीक्षण पोखरण 2 के बारे में। जबकि हमने सबसे पहला अपना परमाणु परीक्षण, अभी मैंने बताया आपको, 18 मई 1974 को किया था, जिसका कोड नेम था स्माइलिंग बुद्ध, यानी कि बुद्ध मुस्कुरा रहा है। ये हमारे पहले परमाणु परीक्षण का कोड नेम था, इसको आपने ध्यान रखना है। और इसके बाद हमने जो दूसरा और तीसरा परमाणु परीक्षण किए वो हमने 11 मई और 13 मई 1998 को किए। और उस टाइम पे हमारे देश की स्थिति क्या थी कि हमने अंतर्राष्ट्रीय दबावों
यानी कि इंटरनेशनल प्रेशर्स जो कि ताकतवर देशों के द्वारा बनाया जा रहा था, उसकी हमने कोई परवाह नहीं की और फिर भी हमने अपने परमाणु कार्यक्रम को जारी रखा। और ये परीक्षण भी राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में ही इन दोनों दिनों 11 मई और 13 मई 1998 को भारत ने 5 सफल परमाणु परीक्षण किए। इसमें आप ध्यान दीजिए थोड़ा कि 11 मई को 3 प्रकार के परमाणु परीक्षण किए गए थे: थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण, फ्यूजन परीक्षण और लो यील्ड परीक्षण। इन 3 परीक्षणों को बहुत ही नियंत्रित ढंग से और रेडियो धर्मी किरणों के प्रभाव को रोकते हुए भारत ने अपनी परमाणु अस्त्र बनाने की क्षमता का प्रदर्शन किया। और 13 मई को जो भारत ने परीक्षण किया उसको उस दिन भारत ने 2 परीक्षण किए, जिसमें 500 और 1000 किलोग्राम के परमाणु बम बनाने की क्षमता का भारत ने परीक्षण किया। जब हमने पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, उस समय हमारे भारत में वैज्ञानिक थे डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, शॉर्ट में इनका नाम लिखा था HJ भाभा। आपको ये नाम हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो उस दौरान भी किताबों में इनका एक चैप्टर आता था, किसी को याद हो, होमी जहांगीर भाभा के बारे में। और जब सन 1998 में हमने ये परीक्षण किए तो हमारे वैज्ञानिक सलाहकार थे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो कि हमारे भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं। काफ़ी हाई प्रोफाइल व्यक्ति थे ये, और इनका नाम आज भी जाना जाता है साइंस में भी और भारत के प्रेसिडेंट की लिस्ट में भी। तो इन तीनों परीक्षणों के बाद भारत ने यह साबित कर दिया कि हम विश्व के किसी भी देश की पक्षपातपूर्ण नीति के आगे हम नहीं झुकेंगे, और हमने परमाणु क्षमता को हासिल कर लिया है। लेकिन इस परमाणु क्षमता या परमाणु हथियार का प्रयोग करने का भारत का तरीका औरों से विशेष, औरों से थोड़ा सा अलग रहा है। वो किस प्रकार है ये हम पढ़ते हैं अभी। यहाँ पे आपको एक टाइटल दिखाई दे रहा है, भारत की परमाणु नीति। इस परमाणु नीति में क्या मुख्य बिंदु रहे हैं? सबसे पहला कि भारत एक न्यूनतम नाभिकीय निवारक बनाए रखेगा। दूसरा, भारत को किसी खुले उद्देश्य के कार्यक्रम अथवा शस्त्रों की किसी होड़ में शामिल होने की मांग नहीं है। तीसरा, भारत नाभिकीय हथियारों का पहले प्रयोग न करने और नाभिकीय हथियार सहित राष्ट्रों के विरुद्ध न करने की नीति का अनुमोदन करता है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर कभी आपको से पूछा जाए कि एक सेंटेंस में या एक वाक्यांश में बताइए कि भारत की परमाणु नीति क्या है, इसका विशेष बिंदु क्या है, तो आपका आंसर होगा नॉट टू फर्स्ट यूज, कि हम पहले प्रयोग नहीं करेंगे। और ये हमारी परमाणु नीति का विशेष बिंदु है, जो कि अभी मैंने पढ़ा नंबर 3 पॉइंट में, कि हम पहले प्रयोग न करने और नाभिकीय हथियार सहित राष्ट्रों के विरुद्ध प्रयोग न करने की नीति का अनुमोदन करते हैं। फिर नेक्स्ट है 13 मई 1998 को नाभिकीय परीक्षणों पर एक शतगन की घोषणा की गई। अभी भारत व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि, इसको इंग्लिश में बोलते कंप्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, के व्यापक परीक्षण प्रतिबंध संधि सहित व्यापक मामलों पर प्रमुख वार्ताकारों के साथ बातचीत कर रहा है। वह इन चर्चाओं को एक सफल निष्कर्ष पर पहुंचाने के लिए तैयार है, ताकि CTBT के लागू होने से अधिक विलंब न हो। फिर नेक्स्ट है, भारत निशस्त्रीकरण सम्मेलन में सच्ची भावना से नाभिकीय हथियार और अन्य विस्फोटक यंत्र के निर्माण के उद्देश्य से विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए एक संधि पर वार्ताओं में शामिल है। उसके आगे है, भारत अप्रसार के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित करने के लिए नाभिकीय हथियार निर्माण सामग्री एवं औद्योगिकी का हस्तांतरण नहीं करेगा तथा निर्यात नियंत्रण की एक कठोर प्रणाली का पालन करेगा। फिर है, भारत का नाभिकीय शस्त्रागार नागरिक हथियार और नियंत्रण में है
और नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है, एक राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना की गई है तथा इसे सामरिक प्रतिरक्षा की समीक्षा करने के लिए कहा गया है। ये भारत की परमाणु नीति के कुछ बिंदु हैं जिनको शॉर्ट में मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि सबसे पहला पॉइंट ये है कि हम अपनी परमाणु क्षमता का पहले प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ पहले प्रयोग करने से मतलब ये नहीं है कि मान लीजिए हमारा किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम गिराएगा, या हम वेट करेंगे कि ये कब हमारे ऊपर न्यूक्लियर बम से अटैक करेगा तो हम इसका जवाब देंगे। यहाँ मतलब ये है कि हम सीधा पहले प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए, युद्ध होता है तो उससे पहले कुछ ऐसे घातक हथियार हैं जिनकी चेतावनी भी देनी होती है, और उस चेतावनी के माध्यम से अगर हथियारों को सीमित तौर पर यूज किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज अगर, और भारत ने ये बात भी कही है कि हम किसी भी ऐसे देश के खिलाफ परमाणु हथियार का प्रयोग, परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर परमाणु बम का प्रयोग करेगा या परमाणु हथियारों का प्रयोग करेगा तो हम उसको जवाब देने के लिए अपनी इतनी क्षमता जरूर रखते हैं कि हम उसको भी फिर जीवित नहीं रहने देंगे। हम भी अपना परमाणु अटैक हर हालत में करेंगे। इस तरीके से हमने अपनी परमाणु क्षमता को विकसित कर लिया है। फिर है, भारत निशस्त्रीकरण के पक्ष में है। निशस्त्रीकरण का मतलब है शस्त्रों की होड़ को कम करना, हथियारों का ज़्यादा जखीरा जमा न करना, और निशस्त्रीकरण के भारत हमेशा ही पक्ष में रहा है। लेकिन वर्ल्ड के जो ताकतवर देश हैं जैसे अमेरिका, रूस, चीन, ये सब जो है शीत युद्ध काल में ही इस चीज़ की अवहेलना करते रहे और इन्होंने खूब एक से एक घातक हथियार अपने लिए बनाए। तो ऐसी स्थिति में अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए भारत को भी इस ताकत को पाने की आवश्यकता पड़ी। और हम ये नहीं हैं कि दूसरों को भी हम ये कहते हैं कि तुम हथियार मत बनाओ, हम बनाएंगे, या हम परमाणु शक्ति को अपने बढ़ाएंगे और आप मत बढ़ाओ। ठीक है, कोई बढ़ाना चाहता है तो बढ़ाए, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निशस्त्रीकरण कायम करने के लिए विश्व ताकतें सहमत हैं तो भारत भी हमेशा उसके पक्ष में है। लेकिन उस चीज़ में फिर सभी का शामिल होना ज़रूरी है। ये नहीं कि कुछ देश तो अपने शस्त्रागार को भरे रखे और हम अपने उसको ख़त्म कर दें। फिर एक महत्वपूर्ण बिंदु यह भी है कि हम नाभिकीय हथियार निर्माण प्रणाली या परमाणु जो हमारी नीति है, हम इसका निर्यात नहीं करेंगे। ये नहीं है कि जो टेक्नोलॉजी हमने पा ली या हमने बना ली या हमने परमाणु हथियार अगर बना लिए तो हम इसकी सप्लाई करने लग जाएंगे, हम दूसरे देशों को ये निर्यात करने लग जाएंगे। इस चीज़ का हम उल्लंघन करते हैं, क्योंकि अगर स्थिति ऐसी आई तो फिर से जो है वही कर खड़ा हो जाएगा और शांति को प्राप्त करना मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, परमाणु सिद्धांत यानी कि न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन। भारत के परमाणु सिद्धांत, आप ये कह सकते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन न्यूक्लियर पॉलिसी, वो क्या हैं, इस प्रकार से हैं। ये कुछ बिंदु हमारे जो है परमाणु नीति से मिलते जुलते मिलेंगे, लेकिन इनमें थोड़ा सा उससे अलग भी है। शुरू करते हैं। सबसे पहला परमाणु सिद्धांत भारत का क्या है? विश्वसनीय और न्यूनतम परमाणु प्रतिरोधक क्षमता विकसित करते हुए बरकरार रखना, यानी कि विश्वसनीयता हमें बनाए रखनी है। दूसरा है, परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि इसे जवाबी हमले के रूप में ही प्रयोग में लाया जाएगा। वही बात जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि भारत अपने परमाणु हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा, लेकिन अगर किसी ने हमारे ऊपर परमाणु हथियारों का प्रयोग किया तो जवाबी हमले में हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, हम भी प्रयोग करेंगे। फिर नेक्स्ट है, भारत का परमाणु हमला अपने लक्ष्यों पर
महाविनाश का लक्ष्य उपस्थित करेगा, अर्थात जवाबी कार्यवाही अत्यंत व्यापक एवं घातक सिद्ध होगी। कि भारत ने ये अपना सिद्धांत बनाया है कि हम अपना जो फिर न्यूक्लियर अटैक करेंगे वो अपने लक्ष्यों पर ही करेंगे, जो हमारे टारगेट होंगे उसके ऊपर ही हम करेंगे, और वो इतने घातक रूप से फिर हम करेंगे कि वो दोबारा से अटैक करने की स्थिति में नहीं आ पाएगा, यानी कि बिल्कुल उसको हम फिर खत्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट है परमाणु हथियार विहीन या गैर परमाणु शक्ति राष्ट्रों के विरुद्ध परमाणु हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। बिल्कुल सही बात कि हम यानी कि भारत परमाणु हथियारों का प्रयोग या परमाणु बम का प्रयोग गैर परमाणु शक्ति राष्ट्रों के खिलाफ कभी नहीं करेगा, यानी कि हम उन देशों के खिलाफ परमाणु शक्ति का प्रयोग नहीं करेंगे जिनके पास परमाणु शक्ति नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु हथियारों के हमले की मंजूरी या हरी झंडी सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व या राजनीतिक परिषद द्वारा ही दी जाएगी। कि भारत की जो राजनीतिक परिषद है, एक अभी नेक्स्ट आगे हम पढ़ेंगे जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है नीचे, परमाणु कमान प्राधिकरण, इसके बारे में कि राष्ट्र की मंजूरी से ही हम परमाणु बम का प्रयोग करेंगे। ये नहीं कि युद्ध चल रहा है और हमारे आर्मी के जनरल को लगा के तो न्यूक्लियर अटैक करना चाहिए और वो अपनी मर्जी से कर दे, या फिर एयर चीफ मार्शल को लगा तो वो अपनी मर्जी से कर दे, एडमिरल यानी कि चीफ ऑफ नेवी स्टाफ को अगर लगा तो वो अपनी मर्जी से कर दे। ऐसा नहीं है, इसके लिए जो है पूरी राजनीतिक सहमति, परिषद की सहमति होनी जरूरी है, ये समझी जाएगी। फिर नेक्स्ट है अगर भारत पर जैविक या रासायनिक हथियारों से व्यापक हमला हुआ तो परमाणु हथियार के इस्तेमाल का विकल्प खुला रहेगा। यानी अगर कभी युद्ध की स्थिति हो और या चाहे शांतिकाल की स्थिति हो, किसी ने भारत के खिलाफ जैविक या रासायनिक यानी कि बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स का प्रयोग किया तो फिर हम परमाणु हथियार का प्रयोग करने में बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे, फिर हम भी अपने परमाणु हथियार का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है परमाणु अथवा प्रक्षेपास्त्र प्रौद्योगिकी के निर्यात पर जोरदार नियंत्रण, परमाणु बम बनाने की सामग्री में कटौती, संधि में भागीदारी और परमाणु परीक्षणों पर पहल नहीं करेगा। कि हमने जो परमाणु क्षमता हासिल कर ली है, जो प्रौद्योगिकी हमारे पास है, ना तो हम कभी उसका निर्यात करेंगे और ना ही परमाणु बम बनाने की जो सामग्री है हम उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। हमारी कोशिश रहेगी इसको कम करें, इसमें कटौती करें। और फिर लास्ट पॉइंट है इसके साथ ही भारत विश्व को परमाणु हथियार मुक्त विश्व बनाने की प्रतिबद्धता पर कायम रहेगा। कि भले ही हम परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र तो हैं, लेकिन कभी भी भारत विश्व को हथियार मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता में पीछे नहीं रहेगा। अगर भारत से सहमति मांगी गई कि भाई हमें पूरे विश्व को शांति वातावरण बनाने के लिए, विश्व का शांति वातावरण बनाने के लिए हथियारों को कम करना है, तो भारत उसमें हमेशा तैयार रहेगा, अपनी सहमति देगा। ये हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन यानी कि परमाणु सिद्धांत थे जो कि भी हमने यहाँ पे पढ़े। फिर नेक्स्ट है एक महत्वपूर्ण पॉइंट है परमाणु कमान प्राधिकरण यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। भारत ने रक्षा एवं सुरक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल करते हुए 4 जनवरी 2003 को अपनी पहली सामरिक परमाणु व प्रक्षेपास्त्र कमान प्राधिकरण का गठन किया। यानी भारत ने न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी एनसीए का गठन कब किया? 4 जनवरी 2003 को। इसमें कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, इंटेलिजेंस और इंफॉर्मेशन का विशेष रूप से ध्यान रखा गया। देखिए जो वर्ड मैंने अभी पढ़े हैं यहाँ पर, इसमें ब्रैकेट में साथ में लिखा हुआ है C4 और I2। C4 मीन्स ये चारों वर्ड सी जो कि सी से ही इनकी शुरुआत होती है। C4 यानी कि कमांड, कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटिंग, और I2 यानी कि ये 2 अलग से वर्ड है इसमें, इंटेलिजेंस और
इन्फॉर्मेशन कि इनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दिया गया कि हमारे कमांड अच्छी हो, हमारे कंट्रोल सिस्टम भी ऐसा हो जो कि अच्छी स्थिति में है, कारगर है, कम्युनिकेशन हमारा आपस में अच्छे तरीके से बना रहे, कंप्यूटिंग है, हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो भी हमारे संपर्क में अच्छे से रहे और इन्फॉर्मेशन जो है हमारी वो भी सिक्योर हो। ये सब चीज़ें भारत ने 2003 में एनसीए के गठन में ध्यान में रखी। फिर जो है आगे कि सामरिक दृष्टि से स्वयं को नाभिकीय शक्ति घोषित करने के लगभग 4.5 वर्ष के बाद, 4.5 वर्ष यानी कि जो हमने 1998 में परीक्षण किए थे उसके बाद की यहाँ पे गिनती है, 2003 तक 4.5 वर्ष के बाद भारत ने विध्वंसकारी नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल के मामले में राजनीतिक एवं सैन्य तंत्र का गठन जनवरी माह में कर दिया। यानी कि 2003 में जनवरी में भारत ने ऐसा किया कि नाभिकीय शस्त्रों के इस्तेमाल में सैनिक पहलू का भी प्रयोग होगा, सैन्य तंत्र की भी सहमति होगी और उसमें राजनीतिक तंत्र की भी सहमति होगी। इसके लिए सरकार ने नाभिकीय कमान प्राधिकरण का गठन किया है। और इसमें एक स्पेशल खास बात क्या है कि इस प्राधिकरण में शीर्ष स्तर पर राजनीतिक परिषद यानी कि पॉलिटिकल काउंसिल और एक अन्य कार्यकारी परिषद होगी। राजनीतिक परिषद के प्रमुख स्वयं प्रधानमंत्री होंगे, यानी कि पॉलिटिकल काउंसिल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसके चीफ जो होंगे हमारे प्रधानमंत्री होंगे। और इसके आदेश पर ही सेना शत्रु के विरुद्ध नाभिकीय शस्त्रों का इस्तेमाल कर सकेगी। यानी प्रधानमंत्री अगर अनुमति देंगे तो ही हम न्यूक्लियर बम का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी से सेनाएं अकेले ही खुद ये फैसला ले लेंगी। और इस प्रकार परमाणु शस्त्रों का बटन प्रधानमंत्री के हाथ में होगा। यानी प्रधानमंत्री की अगर सहमति नहीं है, उनके आदेश नहीं है, उनकी परमिशन नहीं है तो हम न्यूक्लियर अटैक नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली जो राजनीतिक परिषद होगी उसमें सिर्फ अकेले सेनाएं ही नहीं और भी कुछ मंत्रीगण होंगे, जिसमें कौन कौन, उप प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, डिफेंस मिनिस्टर, विदेश मंत्री, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर व वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर, इन सभी को जो है इसमें शामिल किया गया है। साथ में कैबिनेट सचिव और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव भी इसमें शामिल रहेंगे। और आगे जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नाभिकीय कमान प्राधिकरण के दूसरे स्तर की कार्यकारी परिषद के प्रमुख होंगे। इसके सदस्यों में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष, परमाणु ऊर्जा आयोग यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी के अध्यक्ष और डीआरडीओ के प्रमुख यानी डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों के प्रमुख जो है सेनाध्यक्षों की समिति के अध्यक्ष को शामिल किया गया है। और यह परिषद प्राधिकरण के निर्णयों के लिए तथ्य उपलब्ध कराएगी और साथ ही राजनीतिक परिषद के निर्णय का कार्यान्वयन सुनिश्चित करेगी। नाभिकीय कमान प्राधिकरण के गठन का निर्णय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल समिति की 4 जनवरी 2003 की बैठक में लिया गया, जो कि अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि भाई हमारे एनसीए का गठन भारत ने कब किया, 4 जनवरी 2003 को। और इसमें सबसे खास बात क्या है कि जो हम परमाणु शक्ति का प्रयोग करने का फैसला लेंगे उसके अंदर हमें राजनीतिक परिषद की सहमति जरूर लेनी पड़ेगी, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और हमारे सभी सेना प्रमुख शामिल होंगे। इन सब की भागीदारी से जो निर्णय लिया जाएगा और जो आखिरी निर्णय होगा जो वो लास्ट एंड फाइनल डिसीजन हमारे पीएम का होगा। हमारे प्रधानमंत्री अगर उस चीज़ की सहमति देते हैं तो ये हमारी सेनाएं परमाणु बम का या परमाणु शक्ति का प्रयोग करेंगी। उनकी सहमति के बिना ये संभव नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, न्यूक्लियर पॉलिसी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की परमाणु नीति। इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच।